हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पहली बार शहबाज शरीफ ने ऐसा बयान दिया है पाकिस्तान की जनता के सामने, ऐसा छलावा दिखाया है पाकिस्तानी जनता को कि आप भी हंस पड़ेंगे। जी हां, कह दिया अगर भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। जी हां दोस्तों, शहबाज शरीफ ने जनता के सामने कर दिया ये सबसे बड़ा दावा भारत को पीछे छोड़ने का, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हुई है। शहबाज शरीफ की पूरी जानकारी, पूरी बात आपको सुनवाएंगे, वहीं बताएंगे आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। भारत से बार बार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं भारत को, फिर एक बार कह दिया कि नहीं दी जाएगी थोड़ी सी भी छूट, जल्द ही भारत पर भी लगाया जाएगा जवाबी टैक्स। दोस्तों बताएंगे इनके बार बार एक ही बात को कहने के क्या है मायने, तो वहीं बताएंगे भारत को नहीं मिला कोई पैसा, अब अमेरिकी अखबार ने खारिज कर दिया ट्रंप का ही बड़ा दावा, जिसके बाद भारत की इस पार्टी को मिल गया बोलने का बड़ा मौका। तो वहीं पाकिस्तान ने अपनी जेलों से 22 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, वाघा बॉर्डर से लौटे इंडिया। दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे मणिपुर में गवर्नर के अल्टीमेटम का असर देखने को मिला है, जहां राइफल्स और ग्रेनेड लॉन्चर समेत भारी संख्या में हथियार हुए सरेंडर। दोस्तों तो वहीं पॉप फ्रांसिस को लेकर किसी भी समय किसी भी वक्त गलत जानकारी यानी बुरी जानकारी भी सामने आ सकती है। बताएंगे डॉक्टरों ने उनको लेकर क्या बयान दिया है। दोस्तों तो वहीं आखिर क्यों अमित शाह जी ने ऐसा कह दिया कि मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। फडणवीस के फोन का भी कर दिया जिक्र। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत किसी की भी धमकी से नहीं डरने वाला, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े हैं और ना ही कभी घुटने टेकेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का जनता के सामने सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा ढकोसला कहा, अगर मैंने भारत को अपने जीते जी पीछे नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही गई है शहबाज के द्वारा, आपको बता दे पूरी जानकारी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को एक सार्वजनिक सभा में भारत को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत से आगे नहीं निकला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। जी हां, उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। शहबाज शरीफ ने यह बयान डेरा गाजी खान में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हुए दिया, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने और इसे एक आत्मनिर्भर देश बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर हम भारत को पीछे नहीं छोड़ते हैं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, हम पाकिस्तान को एक महान राष्ट्र बनाएंगे और भारत से आगे निकलेंगे। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान को ऋण से मुक्त करके आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने महंगाई को 40% से घटाकर मात्र 2% कर दिया है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी व्यापक चर्चा और आलोचनाएं हुई हैं। दोस्तों हम भारतीय तो छोड़िए, खुद पाकिस्तानियों ने ही शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा दिया और कह दिया कि शहबाज शरीफ का यह बयान रियलिटी से बियॉन्ड है, यानी वास्तविकता से परे है। इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना है ही नहीं। जी हाँ, जब पाकिस्तानी ही अपने शहबाज शरीफ की बात को एक छलावा, एक ढकोसला मान रहे तो फिर भारतीयों का रिएक्शन तो बात की बात है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब वो ये बयान दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने आगे रखे हुए माइक को उठाकर तोड़कर फेंक देंगे, इतने जोश में उन्होंने ये बयान दिया कि वो भारत को पीछे छोड़ने वाले हैं। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वही कहावत बिल्कुल सटीक बैठता नजर आ रहा है दोस्तों शहबाज शरीफ को लेकर। जब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि निरंतर उनकी सरकार गिरने वाली है, पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है, बिलावल भुट्टो बहुत बड़ा सियासी उलटफेर कर सकते हैं, फजीउर रहमान के साथ गठबंधन कर सकते हैं और इमरान खान को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सेना के साथ कोई ना कोई तिगड़मबाजी होने वाली है। इसी बीच शहबाज शरीफ का जनताओं को दिया गया ये लुभावना बयान, वास्तविकता से परे ये बयान हर किसी को चौंका रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तो छोड़िए पूरा पाकिस्तान भी अगर 100 जन्म ले लेगा तब भी भारत को पीछे तो नहीं कर पाएगा। तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो वो दबा दीजिए और साथ ही साथ शहबाज शरीफ को इस बयान का
आप लोग अपने अंदाज में जवाब दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत के प्रिय जनता। चाहे आप कहीं से भी इस खबर को देख रहे हो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर गाया टैक्स का राग। कहा भारत और चाइना जैसे देशों पर जल्द लगाएंगे जवाबी टैरिफ, नहीं मिलेगी अब कोई भी छूट। जी हां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन जैसे देशों पर जल्द ही जवाबी शुल्क लगाएगी। शुक्रवार को वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिकी यात्रा के दौरान कही बात को फिर दोहराया। ट्रंप ने वॉशिंगटन में कहा कि हम जल्द ही जवाबी शुल्क लगाएंगे। इसका मतलब है कि वे हमसे शुल्क लेते हैं, हम उनसे शुल्क लेते हैं। ये बहुत सरल है। कोई भी कंपनी या देश जैसे भारत या चाइना या अन्य कोई, वे जो भी शुल्क लेते हैं उतना ही हम निष्पक्ष होना चाहते हैं। इसलिए जवाबी शुल्क, जवाबी का मतलब है वे हमसे शुल्क लेते हैं, हम उनसे शुल्क लेते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वॉशिंगटन के जवाबी शुल्क से छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शुल्क के मुद्दे पर कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार के दौरान ये टिप्पणियां की हैं। वहीं बता दें तो वहीं दूसरी ओर भारत को नहीं मिला है कोई भी पैसा। अब अमेरिकी अखबार ने खारिज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा, जिसके बाद भारत की कांग्रेस पार्टी को मिल गया बोलने का बड़ा मौका। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को मतदाता जागरूकता के लिए अमेरिकी एजेंसी यूसैइड से $21 मिलियन लगभग 180 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई थी। इस रिपोर्ट ने भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक जंग को नया मोड़ दे दिया। कांग्रेस ने इस खुलासे को बीजेपी पर हमले के लिए एक नए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम रिकॉर्ड में नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के कैसे डॉजी के एक झूठे दावे ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असल में यह फंड बांग्लादेश के लिए था। रिपोर्ट में यूएसएड अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका द्वारा भारत में किसी भी चुनाव संबंधित परियोजना के लिए कोई भी राशि नहीं दी गई है। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी तरह की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि 2008 के बाद से भारत को यूसैइड से किसी भी चुनावी परियोजना के लिए कोई फंडिंग नहीं मिली है। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। दोस्तों, तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान ने लौटाए भारत के 22 मछुआरे। वाघा बॉर्डर सीमा से किया भारतीय अधिकारियों के हवाले। दरअसल पाकिस्तान की कराची जेल में बंद 22 भारतीय मछुआरों को शनिवार को रिहा करके वापस भारत भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि रिहा किए गए मछुआरों को वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों के हवाले किया गया। इन मछुआरों को ईदी फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही विशेष बस से कराची से लाहौर लाया गया था। ईदी फाउंडेशन के एक प्रवक्ता ने बताया कि हर मछुआरे को ईदी फाउंडेशन की ओर से 5000 पाकिस्तानी रुपए भोजन और उपहार दिए गए। रिहा होने वाले मछुआरों में भूपत, माला, कृष्ण, खलाफ, मोहन, आसिफ, अशोक, अकबर, लक्ष्मण, मोजी, दीपक, राम, हरि, तुपू, सुरेश, विजय, मनोज कुमार, वीणु, महेश, सुभाष, संजय और शैलधर शामिल है। दोस्तों, अगर बात करें दोनों देशों के जेलों में कितने कितने बंदी बंद है तो बता दें 1 जनवरी 2025 को दोनों देशों ने अपने अपने देश में बंदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान में कुल 266 भारतीय बंदी है, जिनमें 49 नागरिक बंदी और 217 मछुआरे शामिल है। वहीं भारत में पाकिस्तान के 462 बंदी है, जिनमें 381 नागरिक बंदी है और 81 मछुआरे शामिल है। नेक्स्ट खबर बताते हैं, जहां मणिपुर में गवर्नर के अल्टीमेटम का दिखा असर। राइफल्स और ग्रेनेड लॉन्चर समेत भारी संख्या में हथियार हुए सरेंडर। जी हां, मणिपुर की शांति की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए चुरा चांदपुर जिले के तुईबोंग गांव में असम राइफल्स के सामने 16 हथियार और गोला बारूद सरेंडर किया गया है। ये सरेंडर मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की अपील के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने सभी समुदायों से पुलिस के लूटे गए हथियारों और अवैध हथियारों को 7 दिनों के भीतर जमा करने की अपील की थी। असम राइफल्स ने अपने एक बयान में बताया कि इस अपील के बाद असम राइफल्स ने पुलिस, सीआरपीएफ, राज्य खुफिया एजेंसियों और राज्य प्रशासन के साथ मिलकर जोमी और कुकी समुदाय के नेताओं से बातचीत की। अधिकारियों ने बताया कि इस बातचीत में उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर किया गया, उन्हें सुरक्षा के आश्वासन दिए गए और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया गया। तो उधर आपको बता दें, पोप फ्रांसिस की हालत बेहद ही नाजुक। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। डॉक्टर ने कहा कभी भी बिगड़ सकती है स्थिति। दोस्तों, पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार को वेटिकन ने बताया कि उन्हें लंबे समय तक अस्थमा से जुड़ी श्वसन समस्या यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ी। 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस पिछले एक हफ्ते से फेफड़ों में गंभीर संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें खून की कमी यानी अनीमिया से जुड़ी समस्या भी है, जिसके कारण उन्हें
उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। वेटिकन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पोप फ्रांसिस दिन भर कुर्सी पर बैठे रहे लेकिन कल की तुलना में अधिक दर्द में है। फिलहाल उनकी हालत को लेकर कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पोप फ्रांसिस की निजी चिकित्सक डॉक्टर लुइगी कॉर्बोन ने कहा कि वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। जैसे सभी कमजोर मरीजों के साथ होता है, उनकी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। जी हाँ, डॉक्टरों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पोप फ्रांसिस जो है वो निमोनिया और जटिल श्वसन संक्रमण से जूझ रहे हैं। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और उन्हें कम से कम 1 और सप्ताह तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। वेटिकन में बिना पोप के ही पवित्र वर्ष यानी होली ईयर समारोह जारी रहा। ऐसे में जहां भी देखे वहां पर पोप फ्रांसिस को लेकर दुआएं मांगी जा रही हैं। डॉक्टर भी कुछ क्लियरली सुधार को लेकर कहने से झिझक रहे हैं। दोस्तों वहीं बता दें, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मैच में भारत का राष्ट्रगान बजने पर हरकत में आया पीसीबी। आईसीसी से मांगी सफाई। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में उस वक्त दर्शक हैरान रह गए जब मुकाबले से ठीक पहले भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे तमतमा गया और उसने इस गलती के लिए आईसीसी को दोषी माना। पीसीबी ने इस हरकत के लिए आईसीसी से सफाई मांगी है। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमें जब राष्ट्र गीत के लिए कतारबद्ध थी तब दर्शक हैरान रह गए कि 1 सेकंड के लिए भारत का राष्ट्रगीत बज गया, जिसको तुरंत रोक दिया गया। आईसीसी के एक करीबी सूत्र ने इसकी पुष्टि की है कि पीसीबी ने इस घटना को रेखांकित करते हुए उसे पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। तो वहीं आपको बता दें, भारत के ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम देखकर दंग रह गई दुनिया। अमेरिका से आर्मेनिया तक हो गए दीवाने। जी हां, भारत के बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 इस महीने समाप्त हो चुका। इस आयोजन के दौरान भारतीय कंपनियों के ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने दुनिया के कई देशों को अपना दीवाना बना लिया है। भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी में मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशियाई, कोकेशियान और अफ्रीकी देशों ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ये भी माना जा रहा है कि इस एयर शो ने भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए दुनिया के कई देशों में दरवाजे खोल दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने भी इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है, जिसकी योजना $5 अरब के हथियारों के निर्यात का लक्ष्य है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक नाटो बाजार में अपनी पहुंच बनाने के लिए भारतीय डिफेंस कंपनियां अमेरिका में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही हैं। दुनिया के कई देशों के भारतीय रक्षा कंपनियों को उपकरणों में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि बेंगलुरु में आयोजित एयर शो में फाइटर जेट्स से ज्यादा मानव रहित ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया है। हाल के वर्षों में भारतीय डिफेंस सर्विसेज ने करीब 2500 मिलिट्री ड्रोन खरीदने के लिए करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है और अब भारतीय ड्रोन बाजार अगले 1 दशक में अरबों डॉलर के लक्ष्य को छूने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों वहीं बता दें, ओडिशा विश्वविद्यालय में छात्रा की मौत पर नेपाल हुआ सख्त। विदेश मंत्री ने सीएम मोहन मांझी से की बात, साथ में कर दी बहुत बड़ी मांग। दोस्तों, नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा ने ओडिशा विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्रा की मौत से संबंधित मामले की निष्पक्ष जांच की शनिवार को मांग की और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी KIIT के निलंबित कर्मचारियों को बर्खास्त करने की भी मांग की, जिन्होंने 16 फरवरी को 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा की कथित आत्महत्या के बाद नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया था। जिसके बाद सीएम मांझी ने पड़ोसी देश को भरोसा दिलाया है और कह दिया कि नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर हम सख्त एक्शन लेंगे। तो वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन के लिए G7 देशों से भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप। क्या है वो बात जिसकी वजह से मच सकता है भारी बवाल? बताते, रशिया और यूक्रेन के बीच आज से 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक दोनों देश अपने सहयोगी देशों की मदद से लगातार युद्ध के मैदान में टिके हुए हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के हजारों सैनिकों की मौतें हो चुकी हैं। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद अभी तक युद्ध खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दे दिया था, जिसकी वजह से विवाद पैदा हो गया था। उन्होंने यूक्रेन को ही युद्ध की शुरुआत करने का जिम्मेदार ठहरा दिया था। हालांकि अब तक के युद्ध में अमेरिका ही यूक्रेन को सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों रुपए की सहायता मुहैया करवाई, लेकिन नए राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर बवाल खड़ा हो गया। रशिया यूक्रेन युद्ध के तीसरी वर्षगांठ के मौके पर G7 समूह की तरफ से तैयार किए जा रहे बयान में रशिया को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि G7 में शामिल अहम देश अमेरिका ने इस बात का विरोध जताया है कि रशिया युद्ध के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन को युद्ध के लिए दोषी ठहराया था, जो वास्तव में रशिया की तरफ से शुरू किया गया था। दोस्तों, G7 समूह के अधिकारी ने बताया कि इस बयान का पहला ड्राफ्ट वर्तमान अध्यक्ष कनाडा की तरफ से अन्य 6 सदस्यों देशों को बांटा गया था। इसमें फरवरी 2022 में रशिया की तरफ से यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देने की बात बरकरार रखी गई थी। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने ड्राफ्ट को देखा और उसमें से उन सभी संदर्भों को हटा दिया जिनकी व्याख्या यूक्रेन समर्थक
सहायता के रूप में की जा सकती थी। जी हाँ, अब ऐसे में ड्राफ्ट यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के साथ शुरू हुए विनाशकारी युद्ध का उल्लेख करता है, लेकिन रूसी आक्रामकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जो पहले G7 बयानों में किया जाता था, जो वाकई में आप कह सकते हैं कि अकेले व्लादिमीर पुतिन के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार G7 देशों से भिड़ चुकी है। दोस्तों वहीं बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य उत्सव में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्यों किया हनुमान जी का जिक्र। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव के कार्यक्रम में विदेश नीति को लेकर हनुमान जी का जिक्र किया। उन्होंने हनुमान जी के लंका में रावण के दरबार में जाने की तुलना विदेशी कूटनीति से की और कहा कि भारत का उद्देश्य अधिक से अधिक दोस्तों की संख्या बढ़ाना है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि हनुमान जी को देख लें, उन्हें प्रभु श्री राम द्वारा शत्रुता पूर्ण क्षेत्र में भेजा गया। प्रभु राम ने कहा कि वहां जाएं और जमीनी स्थिति का पता लगाएं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे कठिन हिस्सा वास्तव में उससे मिलना और उनका मनोबल बनाए रखना है, लेकिन वो वास्तव में खुद को आत्मसमर्पण करके रावण के दरबार में गए, वो दरबार की गतिशीलता को समझने में सक्षम है। जयशंकर जी ने कहा कि जब आप विदेश नीति की कूटनीति की बात करते हैं तो ये किस बारे में है, ये एक तरह से सामान्य ज्ञान की बात है। आप अपने दोस्तों की संख्या कैसे बढ़ाते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम अलग अलग देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से सभी थोड़े बहुत हो सकते हैं। आप जानते हैं कि वे सभी एक साथ हो ही नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी उन सभी को एक साथ लाने और एक लक्ष्य की ओर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर G20 की अखंडता बनाए रखना बहुत जरूरी। जी हाँ, चीन ने मिलाए भारत के सुर में सुर। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शुक्रवार को G20 की एकता बनाए रखने में भारत और चाइना के साझा कोशिशें करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने माना कि दुनिया एक ध्रुवीकृत दौर से गुजर रहा है, ऐसे में G20 की महत्ता और भी बढ़ जाती है। जयशंकर दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वे G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर जी की यह यात्रा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रही है, जो 2025 में G20 की मेजबानी करेगा। इस बैठक के साथ ही G20 की विभिन्न वार्ताओं का सिलसिला शुरू हो गया है। वे चीनी विदेश मंत्री वांग इससे द्विपक्षीय बैठक में मिले, जहां उन्होंने कहा कि ध्रुवीकृत वैश्विक हालात में हमारे दोनों देशों ने G20 की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में कड़ी मेहनत की है। वहीं अगली खबर बता दें, भारतीय महावाणिज्य दूत ने शंघाई में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का किया दौरा। दोस्तों, शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने शुक्रवार को चीन के प्रमुख जिंगान मंदिर का दौरा किया और वहां 15 टन वजन वाली एवं चांदी से बनी बुद्ध प्रतिमा की पूजा अर्चना की। वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मंदिर के प्रमुख या यून ने माथुर का गर्मजोशी से स्वागत किया। यून शिंगोन संप्रदाय से है, जिसका ताल्लुक भारत के बौद्ध धर्म गुरुओं के वंश से है। शंघाई शहर के मध्य में स्थित इस मंदिर का भारत से गहरा जुड़ाव है, जो इसकी वास्तुकला में भी झलकता है। तो वहीं आपको बता दें, हॉकी में कनाडा से हार गया अमेरिका, तो जस्टिन ट्रूडो ने ले लिए डोनाल्ड ट्रंप के मजे। कहा, आप ना हमारा देश ले सकते हैं और ना हमारा खेल। जी हां, कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे देश पर नियंत्रण आपके बूते की बात नहीं है। कनाडा की टीम के हॉकी में अमेरिका को हराने के बाद ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि ट्रूडो की यह चुटकी ट्रंप के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैच से ठीक पहले कनाडा को अमेरिकी स्टेट बनाने की बात कहते हुए तंज किया था, जिसका ट्रूडो ने भी अब जवाब दे दिया। एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि आप हमारा देश हमसे नहीं छीन सकते और आप हमारा खेल भी हमसे नहीं ले सकते। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय मूल की नेता रूबी ढल्ला कनाडा में प्रधानमंत्री की रेस से हुई बाहर। अयोग्य घोषित होने के बाद पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय मूल की नेता रूबी ढल्ला का कनाडा का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। रूबी ढल्ला ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने अगले कनाडाई प्रधानमंत्री बनने की रेस से अयोग्य घोषित कर दिया है। लिबरल पार्टी के इस फैसले को रूबी ढल्ला ने चौंकाने वाला और बेहद निराशाजनक बताया है। तो वहीं आपको बता दें, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, महाराष्ट्र में ऐसा क्यों बोले अमित शाह जी। फडणवीस के फोन का भी किया जिक्र। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त का वितरण किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में आज पहली बार एक साथ 20 लाख लाभार्थियों को अपना खुद का घर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 20 लाख लोगों को एक साथ घर देने का कार्यक्रम जब देवेंद्र जी का फोन आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमित शाह जी ने कहा कि 20 लाख लोगों का स्वप्न आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरा कर रही है। मैं यूपी के गांव देवरिया में था, एक माँ को घर मिला तो उसने कहा कि मेरी 7वीं पीढ़ी खुद के घर में रहेगी, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज 20 लाख लोगों को खुद का घर मिल रहा है, ऊपर सोलर पैनल शौचालय मिल रहा है, आने वाले दिनों में गैस का सिलेंडर भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें एक साथ पूरी करने का काम पीएम मोदी और महायुति सरकार ने किया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और
अजीत पवार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जी हाँ, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, कर्नाटक जाने वाली सभी एसटी बस सर्विसेज बंद कर दी। जी हाँ, कर्नाटक में महाराष्ट्र के बस चालक से हुई मारपीट के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है और महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने वाली सभी एसटी बस सर्विसेज बंद कर दी गई है। महाराष्ट्र से कर्नाटक लगभग 50 से ज्यादा सरकारी बस जाती है। महाराष्ट्र से सरकार ने पूरी सेवा बंद कर दी है। दोस्तों, कुछ दिन पहले बेलगावी कर्नाटक में महाराष्ट्र की सरकारी बस के ड्राइवर को पीटा गया था क्योंकि उसे कन्नड़ भाषा नहीं आती थी। आज भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बस चालकों द्वारा इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। ऐसे में यह साफ है कि जब तक कर्नाटक सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती तब तक यह मामला गरमाता रहेगा। इसकी वजह से उन यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिनकी महाराष्ट्र से कर्नाटक की यात्रा करने की योजना थी। दोस्तों, वहीं बता दें, दिल्ली विधानसभा का पहला ही सत्र होगा हंगामेदार। कौन सी बात बनेगी इसकी वजह, दरअसल दिल्ली की नई चुनी हुई विधानसभा का पहला सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सत्र भले ही महज 3 दिनों का हो, लेकिन जिस तरीके से कार्यवाही की सूची सामने आई है उससे यही लगता है कि शुरुआती सत्र में ही सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी आम आदमी पार्टी के विधायकों में जमकर नोक-झोंक होगी। 3 दिनों का विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। दोस्तों, वहीं बता दें, किसानों और केंद्र के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई पूरी। अब 19 मार्च को होगी अगली बैठक। दोस्तों, पंजाब के चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौरे की बातचीत समाप्त हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शिरकत की। इस बैठक के बाद उन्होंने बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा कि आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। बैठक में किसानों की तमाम समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि अब अगले दौरे की बातचीत चंडीगढ़ में 19 मार्च को होगी। जी हां दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।